ये कहानी क्रिस डी सिजार नामक बंदे की है जो कि 3 सितंबर 1984 को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क जेनिसियो में अपनी कॉलेज शुरू करने आता है। क्रिस यहाँ ट्रैक एंड फील्ड स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा था, यानी कि क्रिस दौड़ने में बहुत ज्यादा अच्छा था और इसी वजह से उसे स्कॉलरशिप मिली थी। क्रिस के पिता उसे हमेशा दौड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इनफैक्ट क्रिस का एम था कि वो अपने देश को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करेगा। नाउ जेनिसियो कॉलेज आते हैं क्रिस को एरी हॉल में एक कमरा मिलता है जिसका नंबर था C2D1। यहाँ क्रिस का रूममेट पॉल नामक बंदा था और क्रिस की दोस्ती कुछ और लोगों से हो जाती है, जैसे कि जेफ, क्रेग और लिंडा। जेफ क्रिस के बगल वाले कमरे में ही था और क्रेग जेफ का रूममेट था। तुरंत ही क्रिस लोगों से घुल मिल जाता है। इनफैक्ट क्रिस का कमरा इनका अड्डा बन गया था। मतलब इस कमरे में लोग आते थे, मौज मस्ती करते थे और इन जनरल अच्छा समय बिताते थे। मौज मस्ती के बावजूद हर सुबह क्रिस कैंपस के बाहर दौड़ने जाता था ताकि वो अपनी टाइमिंग्स इंप्रूव कर सके और ओलंपिक में जा सके। एक रात क्रिस अपने कमरे में बाइबल पढ़ रहा होता है जब अचानक से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे पुकार रहा था। देखने पे आसपास कोई नहीं था और ऐसे में क्रिस इसे इग्नोर करता है। अब अगली सुबह जब क्रिस दौड़ने बाहर जाता है तो वुड्स में अगेन सेम आवाज उसे पुकारती है। क्रिस एक बार फिर इस आवाज को इग्नोर करता है और आगे हम देखते हैं कि जेनिसियो में एक टोगा पार्टी हो रही थी। टोगा पार्टी बोले तो एक ऐसी पार्टी जिसमें स्टूडेंट्स बेड शीट्स वगैरह पहन के आते हैं। अब क्रिस इस पार्टी में जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि पार्टी में चीजें हद से ज्यादा बाहर जा सकती हैं। लेकिन जेफ क्रिस को पार्टी में चलने के लिए मनाता है। अब पार्टी में क्रिस सबसे थोड़ा अलग थलग था। इनफैक्ट क्रिस को विंडो के बाहर कोई तो दिखता है जो कि उसे पुकार रहा था। क्रिस तुरंत जेफ से कहता है कि खिड़की के बाहर कोई तो है, लेकिन जेफ को वहां कोई नहीं दिखता। इस पॉइंट तक क्रिस थोड़ा घबरा गया था और वो फौरन पार्टी छोड़ के अपने कमरे में चला जाता है। जेफ भी क्रिस के पीछे जाता है और वो क्रिस से पूछने लगता है कि आखिर उसे क्या हुआ है। ऐसे में क्रिस फाइनली जेफ को बताता है कि कुछ दिन से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे पुकार रहा होता है। इनफैक्ट अब तो उसे एक इंसान भी दिखने लगा है। जेफ इन बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, लेकिन जेफ को क्रिस की चिंता जरूर हो रही थी। अब एक रात क्रिस टाइपराइटर पे कुछ लिख रहा होता है जब उसके टाइपराइटर पे अपने आप क्रिस का नाम लिख जाता है। इतना ही नहीं, क्रिस को हेडफोन्स में अजीब आवाजें आती हैं और फाइनली क्रिस अपने सामने एक भूतिया आकृति देख पाता है। ऐसे में क्रिस चिल्लाता है और बगल वाले कमरे से जेफ भागते हुए उसके कमरे में आ जाता है। अगेन जेफ को क्रिस के कमरे में कुछ नहीं दिखता, लेकिन क्रिस को देख के एक बात क्लियर थी कि वो काफी डरा हुआ था। इस पॉइंट पे क्रिस जेफ से कहता है कि वो इस सब के बारे में किसी और को ना बताए, वरना स्टूडेंट्स बेवजह क्रिस को बुली कर सकते हैं या अलग तरह की बातें बना सकते हैं। खैर इसके बाद जेफ और क्रिस को पता लगता है कि इनके कैंपस में वॉरेन्स लेक्चर देने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वही वॉरेन्स जिन्होंने एनाबेल, एमिटीविले हाउस और कॉन्जरिंग हाउस जैसे केसेस को लिया था। ये समय 80s का था जब वॉरेन्स बहुत ज्यादा फेमस थे और दुनिया में इन जनरल भूत प्रेत की बातें अपने चरम सीमा पे थी। जेफ डिसाइड करता है कि वो वॉरेन्स के लेक्चर को अटेंड करेगा। इनफैक्ट वो क्रिस को भी इसके लिए मना लेता है। तो फाइनली वॉरेन्स के लेक्चर वाला दिन आता है जहाँ क्रिस और जेफ दोनों लेक्चर अटेंड करने जाते हैं। वॉरेन्स यहाँ काफी चीजों पे बात करते हैं, लाइक ऑकल्ट, ouija बोर्ड, और जेफ इन सभी चीजों की नोट्स बना रहा था। वहीं क्रिस वॉरेन्स की बातें इतने गौर से सुन रहा था मानो वो खो सा गया हो। अब यहाँ वॉरेन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। बेसिकली उनका कहना था कि स्पिरिट से कनेक्ट करने के मीडियम्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे कनेक्ट करें या हम उन्हें इनवाइट करें। इसे हम लॉ ऑफ इनविटेशन और अट्रैक्शन कह सकते हैं, जहां स्पिरिट्स यूजुअली अच्छे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और कोशिश करती हैं कि वो इंसान उन्हें इनवाइट करे, लेकिन मोर ऑफन देन नॉट इनवाइट करना डेंजरस हो सकता है। एनीवेज लेक्चर के बाद सभी स्टूडेंट्स वॉरेन से हाथ मिलाने, क्वेश्चंस वगैरह पूछने जाते हैं। जब क्रिस लॉरेन वॉरेन के पास जाता है तो लॉरेन उससे हाथ नहीं मिलाती। जी हाँ दोस्तों, रादर लॉरेन कहती हैं कि मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगी क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर नहीं जानना। नाउ दिस वाज वेरी वियर्ड क्योंकि लॉरेन को कैसे पता हो सकता है कि क्रिस की लाइफ में कुछ तो पैरानॉर्मल घटित हो रहा है। इस अनोखी मुलाकात ने अनजाने में ही उस डरावने सिलसिले की नींव रख दी जो अगले कुछ दिनों में क्रिस की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस घटना के बाद क्रिस लोगों से कटने लगा, अपने आप में रहने लगा एंड इट वाज क्लियर कि उसकी सिचुएशन बद से बदतर होने लग गई थी। एक रात क्रिस और पॉल कमरे में सो रहे थे जब अचानक से क्रिस का टेप रिकॉर्डर बज उठता है। क्रिस इसे बंद करता है लेकिन रिकॉर्डर बार बार अपने आप बज रहा था। ऐसे में पॉल थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी अचानक इन दोनों के सामने एक भूतिया आकृति आती है जिससे दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अगले ही क्षण सब ओके था, लेकिन ये घटना पॉल पे इतना बुरा असर डालती है कि कुछ ही दिनों में पॉल ना सिर्फ डॉम बल्कि कॉलेज छोड़ के अपने पेरेंट्स के साथ रहने चला गया था। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, मतलब यहाँ पे जो रियल लाइफ के क्रिस हैं, जेफ, लिंडा और क्रेग, वो सब आके अपने बयान दे रहे हैं कि उनके साथ क्या सब हुआ था। साथ ही हमें नाट्य रूपांतर भी दिखाया जा रहा है
लेकिन इस पूरे सिचुएशन में रियल लाइफ पॉल नहीं है। सो हम क्लियरली नहीं कह सकते कि आखिर पॉल एरी हॉल को छोड़ के क्यों गया। क्या वो उस रात की घटना के कारण था या फिर उसकी कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम। एनीवेज, कमिंग बैक टू स्टोरी, अगर हम जेफ की बात करें तो वो क्रिस के केस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि जब जेफ 15 साल का था तो पेपर बांटते वक्त वो एक एक्सीडेंट हुई कार देखा था जिसमें एक आदमी उसके सामने खत्म हो गया था। तब से जेफ लाइफ एंड डेथ को लेकर काफी क्यूरियस हो चुका था एंड इट एक्सप्लेन्स क्यों वो क्रिस वाले केस में इतना इंटरेस्टेड था। एनीवेज, पॉल के जाने के बाद क्रिस कमरे में अकेला नहीं सोना चाहता था और ऐसे में वो एरी हॉल में ही इधर उधर कॉमन एरियाज में सोने लग गया था। जाहिर सी बात है कि इससे क्रिस को ढंग से नींद नहीं आती थी और उसकी हालत बिगड़ रही थी। क्रिस की ये हालत देख जेफ सजेस्ट करता है कि क्यों ना क्रिस इस पैरानॉर्मल एंटिटी से कांटेक्ट बनाए और पता लगाए कि क्यों ये एंटिटी क्रिस के पीछे है। ये आइडिया जेफ को वॉरेंस के लेक्चर से आया था और हालांकि क्रिस ये करना नहीं चाहता था, स्टिल वो जेफ को मना नहीं कर पाया। तो उस रात क्रिस अपने नीज पे जाके अपने आर्म्स को आगे लाके इस आत्मा को बुलाने की कोशिश करता है। वहीं जेफ अपने कैमरे से फोटोज निकाल रहा था। इनके आसपास थोड़ी अजीब चीजें होती हैं, लाइक कमरे का तापमान कम हो गया था, देन अजीब सी फीलिंग आ रही थी, बट ओवरऑल यहाँ ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ दिनों बाद जब जेफ अपने फोटोज क्लीन कर लेता है तो उसे एक फोटो में पीछे ऐसा लगता है मानो किसी तरह की स्केलेटन हो। जेफ ये क्रिस को दिखाता है और क्रिस जेफ से ये बात अपने और उसके बीच ही रखने को कहता है, मतलब किसी और को ना बताए। अब जेफ इस चीज को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था, इतना कि वो ये बातें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करने लगता है। इसका परिणाम ये था कि क्रिस वाली स्टोरी पूरे कॉलेज में फैल जाती है और सभी क्रिस को घोस्ट बॉय बोल के चिढ़ाने लगते हैं। ऐसे में क्रिस और भी अकेला हो जाता है, लेकिन इस वक्त में लिंडा उसे सपोर्ट करती है। लिंडा बताती है कि कुछ साल पहले वो कुछ लड़कियों को लेकर कैंपिंग गई थी जब आंधी तूफान और बिजली गिरने के कारण 2 बच्चियां उसके सामने ही खत्म हो गई थी। उस घटना से लिंडा को काफी ट्रॉमा हुआ था, स्पेशली इस बात से कि ये घटना 4 जुलाई को घटित हुई थी। ये बात लिंडा कॉलेज में किसी को नहीं बताई थी, लेकिन क्रिस को शांत करने के लिए वो क्रिस के साथ ये शेयर करती है। खैर, इसके बाद जेफ क्रिस से माफी मांगता है क्योंकि अनजाने में वो क्रिस की बात पूरे कॉलेज में फैला दिया था और इसी वजह से क्रिस बुली होने लग गया था। जेफ क्रिस से कहता है कि जब भी इन्हें इस टॉपिक पे बात करना हो तो वो एक कोड वर्ड यूज करेंगे। क्रिस पता नहीं क्यों बट टॉमी शब्द यूज करता है एज कोड वर्ड फॉर दिस, और टॉमी वर्ड को आप याद रखिएगा क्योंकि इसका खतरनाक कनेक्शन है। एनीवेज, उस रात क्रिस जेफ और क्रेग के कमरे में ही सोता है और बीच रात में उसे ऐसा फील होता है मानो कोई घोस्ट उसे घसीट रहा हो। इससे क्रिस चिल्लाता है और आसपास सभी लोग उठ जाते हैं, जिससे क्रिस की और खिल्ली उड़ती है। इस सब का असर क्रिस की पढ़ाई पे भी दिखने लगा था, जहां उसे डी ग्रेड्स वगैरह भी आने लगे थे। क्रिस की लाइफ में सिर्फ एक चीज अच्छी चल रही थी एंड दैट वाज रनिंग। जी हाँ, क्रिस आज भी रोज रनिंग करता था, लेकिन एक सुबह रनिंग करते वक्त क्रिस को घोस्ट दिखता है, जिससे डर के क्रिस रनिंग करना तक बंद कर देता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्रिस यूजुअली डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए एक टेक्निक यूज करता था। बेसिकली जब भी वो ओवरवेल्म होता था या परेशान होता था तो वो स्टेप बैक करके स्लोली 1 से 10 तक काउंट करता था। ऐसा करके वो शांत हो जाता था और कठिन से कठिन सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में लगने लग जाती थी। खैर, अब तक क्रिस काफी ज्यादा परेशान हो गया था और ऐसे में वो चर्च के फादर चार्ल्स से मदद लेने जाता है। इनिशियली फादर चार्ल्स को ऐसा लगता है कि क्रिस ड्रग्स वगैरह करता होगा, लेकिन फिर क्रिस को रोते देख फादर समझ जाते हैं कि वो वाकई किसी परेशानी में है। ऐसे में फादर अगले दिन क्रिस के कमरे में आते हैं और कमरे में होली वाटर छिड़क के ब्लेसिंग्स वगैरह शुरू करते हैं। सरप्राइजिंगली फादर को भी फील होता है कि कमरे का तापमान काफी गिर गया था और वहाँ कुछ तो अजीब जरूर है। अब फादर ये बात क्रिस को नहीं बताते और कई दिनों बाद क्रिस फाइनली अपने कमरे में एक रात चैन की नींद सोता है। इस ब्लेसिंग के बाद क्रिस की लाइफ थोड़ी बेटर होने लग गई थी। वो एनर्जेटिक दिख रहा था, कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट वो वापस से बच्चों से सोशलाइज भी करने लगा था। तो एक रात क्रिस, जेफ, लिंडा और बेथ चिल कर रहे होते हैं जब बेथ के कपड़े पे ड्रिंक गिर जाती है। बेथ अपने कमरे में ड्रेस बदलने जाती है और तभी मिरर में बेथ को एक भूतिया आकृति दिखती है। इससे घबरा के बेथ जमीन पे गिर जाती है और ऐसा लगता है मानो वो ट्रांस स्टेट में चली गई हो। वहीं क्रिस और बाकी लोग बेथ का इंतजार कर रहे थे और बेथ के ना आने पे वो लोग बेथ के कमरे में जाते हैं। ये लोग बेथ को गिरा पाते हैं, लेकिन इनके आते बेथ अपने होश में आ जाती है। बेथ का कहना था कि उसे एक भूतिया आकृति दिखी जो कि बार बार क्रिस का नाम पुकार रही थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है मानो ब्लेसिंग के बाद क्रिस के कमरे से खतरा निकल गया है, लेकिन अब ये खतरा क्रिस के दोस्तों पे आ गया था। कुछ ही दिनों के अंदर कॉलेज के मेंटेनेंस वाले बंदे के साथ कुछ असाधारण गतिविधियां होती हैं। दिन एक रात लिंडा को ऐसा महसूस होता है मानो कोई उसके कंधे पे हाथ रख के उसे दबा रहा हो। जेफ इस इंसिडेंट की फोटोज भी निकालता है, लेकिन फोटोज क्लीन करवाने के बाद इन फोटोज में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं दिख रहा था। इन घटनाओं से क्रिस की मानसिक स्थिति फिर से खराब हो जाती है और वो किसी तरह ये सब रोकना
चाहता था। अब एक दिन क्रिस अपने बाथरूम में शावर कर रहा होता है जब एक अनजान शक्ति उस पर हमला कर देती है। क्रिस चिल्लाता है और उसकी आवाज सुन के जेफ वहां आता है। जेफ पाता है कि क्रिस बाथरूम के फ्लोर पे गिर पड़ा था और उसकी पीठ पे 3 लंबे खरोच के निशान थे जिससे खून निकल रहा था। क्लियरली ऐसे खरोच क्रिस खुद को नहीं लगा सकता था और जेफ तुरंत क्रिस को मरहम पट्टी करवाने ले जाता है। इस पॉइंट तक क्रिस इतना परेशान हो गया था कि फाइनली वो अपने डैड को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाता है। क्रिस के पिता उसी दिन कॉलेज आते हैं और वो एक रात क्रिस के कमरे में बिताते हैं। क्रिस तो आराम से सो जाता है, वहीं क्रिस के पिता जाग कर निगरानी रख रहे थे। ऑफ कोर्स क्रिस के पिता को भूत वाली बात पे भरोसा नहीं था, लेकिन उस रात 3 बजे अचानक से इनके कमरे का तापमान गिर जाता है। देन क्रिस के पिता को डर फील होता है, दर्द फील होता है, लेकिन अपने लिए नहीं, रादर क्रिस के लिए। इट वाज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगली सुबह क्रिस के पिता उसके साथ कैंपस के अराउंड दौड़ने जाते हैं और रास्ते में उन्हें कुछ फील होता है। दरअसल एक पर्टिकुलर पॉइंट की जमीन सख्त थी और थोड़ी मिट्टी वगैरह हटाने के बाद क्रिस और उसके पिता को वहां एक मेमोरियल मिलता है जो कि किसी पार्कर बॉयड नामक इंसान का था। अब ना तो क्रिस को ना ही उसके पिता को पता था कि ये पार्कर बॉयड कौन है। जो भी हो, उस रात क्रिस के पिता वापस अपने घर लौटने लगते हैं और जाने से पहले वो क्रिस को कमरा बदलने की सलाह देते हैं। दूसरी तरफ जेफ लाइब्रेरी वगैरह में काफी रिसर्च कर रहा था। वो पता लगा रहा था कि एरी हॉल या फिर इस कॉलेज की कोई डार्क हिस्ट्री रही है क्या। वो पाता है कि इस एरिया में रिवोल्यूशनरी वॉर हुआ था जिसमें कई लोग खत्म हुए थे। उसके हिसाब से पार्कर बॉयड वाली मेमोरियल 2 लोगों को डेडिकेटेड है। पहला है माइकल पार्कर और दूसरा बंदा है थॉमस बॉयड। दरअसल रिवोल्यूशनरी वॉर के टाइम माइकल पार्कर एक सर्जेंट था जो कि लेफ्टिनेंट थॉमस बॉयड की कंपनी में था। नाउ थॉमस बॉयड का निकनेम टॉमी हो सकता है और अगर आपको याद हो तो क्रिस रैंडमली इस सब इंसिडेंट का कोड वर्ड टॉमी रखा था। क्लियरली ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता और ऐसे में ये लोग थॉमस बॉयड की हिस्ट्री निकालते हैं। सो रिवोल्यूशनरी वॉर के दौरान थॉमस बॉयड को अपने कुछ ट्रुप्स के साथ सेनेका के नेटिव अमेरिकन ट्राइब पे इंफॉर्मेशन निकालने जाना था। ये जगह प्रेजेंट टाइम के जेनेसियो के जस्ट बाहर था और यहाँ थॉमस बॉयड ऑर्डर्स के खिलाफ जाता है जहाँ वो जरूरत से ज्यादा ट्रुप्स लेके निकलता है। नाउ नेटिव अमेरिकन इन पे हमला करके न सिर्फ ट्रुप्स को खत्म किए बल्कि वो थॉमस बॉयड को कैप्चर भी कर लिए। इसके बाद वो लोग थॉमस बॉयड को बहुत ज्यादा परेशान किए, मतलब टॉर्चर किए, इतना कि मैं आपको यहाँ डिटेल्स बता नहीं सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि ये सब टॉर्चर एक पेड़ पे हुआ था जिसे नाम दिया गया टॉर्चर ट्री। अब ये पेड़ प्रेजेंट टाइम में भी था और ये ठीक उस रास्ते पे था जिस पे क्रिस रोज दौड़ने जाता था। देखा जाए तो थॉमस भी अपनी जान बचाने के लिए इस जंगल में उसी रास्ते पे दौड़ा होगा और जब क्रिस भी उस पेड़ के पास से दौड़ के गुजरने लगा तो थॉमस को क्रिस में अपनी झलक दिखी। इन शॉर्ट इट्स पॉसिबल कि थॉमस यानी टॉमी की आत्मा ही क्रिस को परेशान कर रही है और शायद वो अपना दुख दर्द बयां करना चाहता है। ये सब जानने के बाद जेफ और क्रिस प्लान करते हैं कि वो थॉमस बॉयड की आत्मा से बात करेंगे। 11 अप्रैल 1985 को क्रिस अपने कमरे में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑन कर देता है। देन वो थॉमस बॉयड को इनवाइट करता है सेइंग कि वो थॉमस की मदद करेगा। इसके बाद क्रिस और जेफ कमरे के बाहर चले जाते हैं लेकिन वो लोग साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस को 15-20 मिनट के लिए एक्स्ट्रा ऑन रखते हैं। नाउ बाद में रिकॉर्डिंग सुनने पे इन्हें क्लियरली किसी की आवाज सुनाई देती है। अब जेफ के लिए ये आवाज बहुत नॉइजी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या है, लेकिन क्रिस क्लियरली समझ रहा था कि आवाज उससे प्लीज हेल्प मी कह रही थी। क्रिस इससे घबरा जाता है लेकिन उस दिन उसकी मुलाकात क्रेग से होती है जो कि उसे इस सब को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करने के लिए इंस्पायर करता है। ऐसे में क्रिस फाइनली अकेले वुड्स में जाता है और वो उस पेड़ के पास पहुंचता है। वहां क्रिस टॉमी एके थॉमस बॉयड को बुलाना शुरू करता है और कुछ ही क्षण में उसे वाकई अपने सामने थॉमस बॉयड दिखता है। क्रिस उसे देख के एकदम स्टन्ड हो जाता है और इस खतरनाक सिचुएशन में क्रिस अपनी टेक्निक यूज करता है, यानी वही टेक्निक जिसमें वो आंख बंद करके 1 से 10 तक काउंट करता है विद अ होप कि आज के बाद थॉमस बॉयड उसे परेशान नहीं करेगा। वो थॉमस बॉयड से कहता है कि वो उसके पीछे ना आए, उसकी जिंदगी ना खराब करे और क्रिस 1 से 10 तक काउंटिंग शुरू करता है। यहाँ वो थॉमस बॉयड से क्लियरली कहता है कि जो कुछ भी थॉमस किया है वो सब माफ हो सकता है, लेकिन टॉमी या थॉमस बॉयड को इस तरह से क्रिस की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अल्टीमेटली टॉमी को वापस जाना ही होगा। नाउ जैसे ही क्रिस 10 तक गिन के अपनी आंखें खोलता है उसके सामने कोई नहीं था। जी हाँ, इस दिन के बाद से क्रिस की लाइफ नॉर्मल हो गई और उसे आज तक कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। इनफैक्ट इस घटना के बाद कॉलेज में क्रिस अपने पुराने फ्रेंड से दूर हो गया, बीट लिंडा, जेफ और क्रेग। धीरे धीरे पूरी कॉलेज इस घोस्ट बॉय वाले इंसिडेंट को भूल जाती है और क्रिस अपने आगे के ईयर आराम से बिता पाया। ऑल्दो क्रिस अब दौड़ना छोड़ चुका है और उसकी लाइफ इस इंसिडेंट की वजह से पूरी तरह से बदल गई थी। अब इस पूरी गुत्थी में एक फाइनल राज खुलता है जो कि काफी कुछ एक्सप्लेन कर देता है। क्रिस की माँ पता लगाती है कि उनके एंसेस्टर्स एक्चुअली में वो थे जो कि सबसे पहले थॉमस बॉयड के मृत शरीर को खोजे थे। यानी कि दोस्तों थॉमस बॉयड से
कहीं ना कहीं क्रिस के एंसेस्टर्स कनेक्टेड थे और शायद इसीलिए थॉमस बॉयड की आत्मा क्रिस के पीछे आई थी। जी हाँ दोस्तों, दिस एक्सप्लेन्स द एंटायर थिंग, क्योंकि क्रिस कहीं ना कहीं इस सबसे कनेक्टेड था। वी कैन से कि भले क्रिस एरी हॉल से बाहर आ चुका है, लेकिन शायद वो ट्रूली कभी एरी हॉल से बाहर नहीं आएगा। सो यस, ये थी वो बातें जो कि डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई है, लेकिन यहाँ हमारे मन में कुछ सवाल जरूर आते हैं। लाइक क्रिस का रूममेट पॉल क्यों भागा और फिलहाल वो कहाँ है? वो कभी भी इस केस पे बात क्यों नहीं किया? देन क्रिस की बात की जाए तो फिलहाल वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है एंड सेम इज द केस विद अदर मेंबर्स, लेकिन आज भी शायद ये लोग एक दूसरे से अलग हैं, बातें नहीं करते। देन क्या ये संभव है कि कॉलेज का स्ट्रेस, नींद की कमी और एड वॉरेंस के लेक्चर के बाद पैदा हुआ सजेशन का माहौल क्रिस और उसके दोस्तों के बीच एक शेयर्ड डिल्यूजन यानी साझा भ्रम होता है ना, वो पैदा कर दिया हो? साइकोलॉजिकल आधार पे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और इसे ही कई बार मास हिस्टेरिया भी कहा जाता है। नॉट टू मेंशन कि क्रिस पे पढ़ाई के अलावा रनिंग का भी काफी प्रेशर था और अंततः वो रनिंग छोड़ भी दिया, जिससे उसके ओलंपिक में जाने का सपना भी टूट गया। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि 1985 में एरी हॉल के कमरे C2D1 में सच में क्या हुआ था। लेकिन एक बात तय है, वो अनुभव क्रिस डी सिज़ार के लिए बिल्कुल असली था और उसने उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी, शायद जैसा क्रिस खुद कहता है।